हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में कि मटेरियल साइंस और मेटलर्जी में जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आपको ये सवाल जो है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं, और जो कुछ डायग्राम्स हैं उनको भी मैं आपको समझाऊंगा, और जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कैसे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। किस प्रकार से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं एग्जामिनेशन में, और किस तरीके से इसमें 6 मार्क्स के या 8 मार्क्स के इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पहला चैप्टर जो है आपका मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल, इस चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में से देखिए फिल इन द ब्लैंक्स भी आपसे आ सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हार्डनेस हो गई, स्ट्रेंथ आपसे पूछ सकते हैं। तो हार्डनेस किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उस पर रजिस्ट करती है, उसकी सरफेस पर इंडेंट पड़ने से, स्क्रैच आने से जो उसको रजिस्ट करती है उसे हार्डनेस कहते हैं। स्ट्रेंथ है कि जो लोड जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर पाए, द लोड विच कैन मटीरियल एब्जॉर्ब विदाउट रप्चर, फेलियर हुए बिना जो लोड एब्जॉर्ब कर ले मटीरियल, उसे आप स्ट्रेंथ कहते हैं। इसी प्रकार से आपसे डक्टिलिटी, यदि आप मेटल को जो है वो वायर्स के रूप में तोड़ दें तो उसे डक्टिलिटी कहेंगे। मैलिएबिलिटी, इस तरीके से यदि आप उनको जो है शीट के रूप में तोड़ दें तब मैलिएबिलिटी आप बोलेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को। और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी, यानी जो एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल, उसे आप कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी, या रेजिलियंस भी आप इसे कहते हैं। रेजिलियंस का दूसरा नेम ही स्ट्रेन एनर्जी होता है। और यहाँ पर टफनेस, यानी जो प्लास्टिक लिमिट तक आप एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इसे आप टफनेस कहेंगे। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। इसी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में या आपसे सिंपल कहेगा एक्सप्लेन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो आप किसी के बारे में भी लिख दें। यदि आपसे स्पेसिफिकली किसी के बारे में पूछे तो उन्हें भी आप लिख सकते हैं। ये 3 से 5 मार्क्स में आ सकता है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा है यहाँ पर टॉपिक कोरोजन। तो यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है कोरोजन, इसके कारण क्या है कोरोजन के, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को, ये दूसरा टॉपिक है मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी में। तो सबसे पहले आप देखिए कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन आपको पता है, जब भी कोई मेटल जो है एयर, वाटर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो आप उसे कहते हैं कोरोजन। क्या कहेंगे? कोरोजन। जब भी आपका मेटल जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, देखिए मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तब आपका कोई भी मेटल कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोड हो जाएगा। तो देखिए कोरोजन के क्या कारण हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानने होंगे कि क्या कारण है कोरोजन के। तो देखिए आप देखते हैं कि यदि सरफेस में कुछ आपकी इरेगुलरिटीज़ रह गई हैं तो आपके कोरोजन हो सकता है। दूसरा मैंने बोला मॉइस्चर के कारण आपका यहाँ पर कोरोजन हो सकता है। स्ट्रेसेस यदि कोई रह गए हैं मटेरियल के अंदर तब आपका यहाँ पर कोरोजन हो सकता है। तो ये सब क्या है? कोरोजन के कारण हैं। इनके इफ़ेक्ट आपको बता दूं। देखिए यदि आपकी कोई भी बॉडी कोरोड होगी तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो उसकी वर्केबिलिटी है, जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो भी आपके कम हो जाएगी। तो इसके इफ़ेक्ट हैं कि इससे क्या क्या इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे मेटल में। उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो उसकी वर्किंग है वो कम हो जाएगी, मशीनेबिलिटी कम हो जाएगी कोरोजन के कारण। और इसके प्रिवेंशन मेन आता है। देखिए प्रिवेंशन, तो इसको आप देखिए कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप पेंट कर सकते हैं मेटल पर। गैल्वेनाइजेशन यानी धातु पर यदि आप जिंक की कवर चढ़ा दें तो उसे आप गैल्वेनाइजिंग कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। एलॉय, आप एलॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आयरन की जगह यदि आप आयरन के एलॉय स्टील का इस्तेमाल करें तो स्टील में आयरन की अपेक्षा कम कोरोजन होगा। क्यों? क्योंकि आयरन क्या है? एक प्योर मेटल है, बल्कि आपका जो स्टील है वो क्या है? एक एलॉय है, आयरन का एलॉय है जिसमें आपने कार्बन को ऐड कर दिया। इसके कारण क्या हुआ? आपने कोरोजन को प्रिवेंट कर दिया। और हीट ट्रीटमेंट करके, और आप हीट ट्रीटमेंट यदि करेंगे तो आपकी जो बॉडी है, आपका मेटल है वो बिल्कुल कोरोड
नहीं हो सकता। तो ये हो गया दूसरा जो टॉपिक है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है और आप इसको अपनी बुक में देखेंगे तो और अच्छे से यही पॉइंट आपको वहाँ पर ब्रीफ में मिलेंगे, तो ये आप देखेंगे। फिर यहाँ पर मैंने तीसरा टॉपिक लिया क्रीप। क्रीप है, देखिए जब भी किसी मेटल को सब्जेक्ट किया जाता है एक कांस्टेंट स्ट्रेस पर, किसी भी मेटल पर, जैसे आप देखते हैं कि आपका फ़ैन है इस तरीके से, यहाँ पर आपका इस तरीके से एक फ़ैन लगा हुआ है, आप देखते हैं जो फ़ैन की जो रॉड है ये कांस्टेंट स्ट्रेस, इस पर एक टेंजाइल स्ट्रेस लग रहा है, कांस्टेंट टेंजाइल स्ट्रेस लग रहा है इस लोड के कारण, जो यहाँ पर लोड है। इसके कारण क्या होगा, देखिए हाई टेम्परेचर पर ये आपकी रॉड आएगी, इसके कारण क्या होगा, इसमें जो होगा एक कांस्टेंट स्ट्रेस जनरेट होगा और थोड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो रॉड है आपकी इलोंगेट कर जाएगी ड्यू टू कांस्टेंट स्ट्रेस। इसे ही आप क्रीप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीप। दूसरा है फटीग। फटीग है, देखिए जब भी आप किसी बॉडी पर रिपीटेड आपका स्ट्रेस आ रहा है, किसी भी बॉडी पर आपके रिपीटेड स्ट्रेस आ रहा है, इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग आपका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, बॉडी फेल हो जाएगी उसके यील्ड पॉइंट के नीचे ही, तो उसे आप कहते हैं फटीग। क्या कहते हैं? फटीग कहेंगे आप इसे। जैसे आप देखिए गाड़ी है वो बार बार ब्रेकर्स से उछाल खा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, इस तरीके का आपका फटीग प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लक्चुएट होगा स्ट्रेस, इसी को आप फटीग कहेंगे। ये हो गया, देखिए क्रीप और फटीग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के आप अंदर ही ले सकते हैं, पर ये अलग टॉपिक दिए हुए हैं तो इन्हें भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आप यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल की क्या क्या यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। तो आपको पता है मेटल, देखिए मेटल क्या होता है, मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। देखिए मेटल क्या होता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन दे देता है, बल्कि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये मेनली डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। मेटल की आप प्रॉपर्टीज़ आप बताएंगे, मेटल जो होता है वो आपका कैसा होगा, डक्टाइल होगा, उसको आप तार के रूप में खींच सकते हैं। मेटल इज़ मैलिएबल, मेटल मैलिएबल भी होगा। नॉन मेटल जो है ना डक्टाइल है ना मैलिएबल है। मेटल जो है गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन मेटल नहीं है। और भी अनेक अनेक जो आपकी जो डिफरेंसेस हैं, मेटल चमकदार होता है, लस्ट्रस होता है, सोनोरस होता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और नॉन मेटल नहीं होता है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में। फिर यहाँ पर लास्ट टॉपिक आता है और ये आपका 100% स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है डक्टाइल मटेरियल की, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, इनके बीच में आप एक डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं, इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझाना होगा कि ओ से लेकर ए पॉइंट तक आपका क्या है, यहाँ तक इलास्टिक लिमिट के अंदर आपका स्ट्रेस जो होगा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्ट्रेस, तो इसे आप क्या कहेंगे, हुक्स लॉ यहाँ पर ऑबे होगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी, इसके कारण क्या होगा, यील्डिंग होगी। यील्डिंग होने के कारण देखिए एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपकी मैक्सिमम यहाँ पर यील्डिंग होगी, इसके बाद आपकी जो बॉडी है इसमें जो होगा स्ट्रेस जो डेवलप नहीं होगा, रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा और बॉडी फेल कर जाएगी। इस तरीके से आप इस डायग्राम को पढ़ेंगे अपनी बुक में, यही आपको डायग्राम बनाकर इसके हर पॉइंट को समझा देना है, यही आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डक्टाइल मटेरियल के लिए। अब देखिए फेरस एंड नॉन फेरस जो एलॉयज़ हैं, जो फेरस एंड नॉन फेरस मेटल एंड एलॉयज़ जो हैं, इनमें से आपसे क्या पूछते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आयरन की ओर, यानी जो आयरन की अयस्क हैं, जहाँ से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो खाने हैं आयरन की लौह अयस्क जो हैं, इनको सबसे पहले आप देखेंगे कि देखिए ऑक्साइड के फॉर्म में जो होते हैं वो हेमाटाइड, मैग्नेटाइड, लिमोनाइट, इस प्रकार से आपके होंगे। जैसे हेमाटाइड को आप Fe2O3 कहते हैं, मैग्नेटाइड को Fe3O4 आप कहते हैं। फिर आप ये तो ऑक्साइड और हो गई, ऐसे ही आपकी कार्बोनेट और भी रहती हैं, जैसे सिडेराइट हो गया आपका FeCO3 कार्बोनेट और है ये। ऐसे ही पायरेट जो है सल्फाइड और को पायरेट कहते हैं, FeS2। इस तरीके से देखिए हेमाटाइड में 70% जो Fe2O3 है, हेमाटाइड है, इसमें 70% तक आपका आयरन होता है प्योर, इसको रेड ओर भी आप बोलते हैं। और जो मैग्नेटाइड होता है इसमें जो होता है 72 से 75% तक होता है, पर आप इसे ब्लैक ओर बोलते हैं, इसे आप ब्लैक ओर बोलेंगे। ऐसे ही सिडेराइट है, और क्या है आपका सिडेराइट को आप क्या कहते हैं, FeS2, ये पायराइट ओर है। ये आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ये अलग अलग ऑक्साइड के आधार पर
कार्बोनेट के आधार पर और सल्फर के यानी सल्फाइड के आधार पर आपको इनकी ओर पता चलेंगी। तो ये हो गया। दूसरा है आप ओर से, देखिए ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप यहाँ पर एक फर्नेस यहाँ पर दिखा सकते हैं, ब्लास्ट फर्नेस आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे हम क्या डालते हैं, आयरन यानी जो ओर है, प्लस यहाँ पर कोक डालेंगे, प्लस फ्लक्स डालेंगे, नीचे से इसमें आप हीट यहाँ पर लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो ओर होगी, कोक और फ्लक्स तीनों आपस में मिल जाएंगे, इसके कारण आपका जो आयरन है वो प्योरली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी आप अपने बुक में देख सकते हैं कि आप जो आयरन है इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से, और इसका कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर से, ये मैंने आपको बताया। और इसका कैसे आप प्योरीफाई करेंगे आयरन पूरी फॉर्म में, क्योंकि ओर जब होगी तो इसमें गैंग लगी होगी। गैंग का अर्थ है कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी ओर के साथ, उन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो उनको आप यहाँ पर रिमूव करेंगे क्रशिंग आदि से। उन मेटल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटेंगे, फिर उसकी ओर को यहाँ कोक और फ्लक्स के साथ हीट करेंगे, फिर आपका आयरन अलग हो जाएगा। फिर आता है आपका कास्ट आयरन। फिर आता है देखिए आपका कास्ट आयरन। देखिए कास्ट आयरन में आपका 2% से अधिक कार्बन होता है। देखिए 2% से यदि अधिक कार्बन है आयरन में तो आप उसे कास्ट आयरन कहते हैं। क्या कहेंगे, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये आप समझ चुके हैं। अब देखिए इसके टाइप भी आते हैं, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ये अपनी बुक में देखेंगे आप, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन। इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछते हैं कि ग्रे कास्ट आयरन कैसा होता है, वाइट कास्ट आयरन देखिए सीमेंटाइड के फॉर्म में होगा। जो ग्रे कास्ट आयरन है वो उसमें देखिए 2 से 3% तक कार्बन आपके रहेगा और कार्बन फ्लेक के फॉर्म में होगा, फ्लेक के फॉर्म में होगा। और वाइट कास्ट आयरन आपका सीमेंटाइट से बनता है। देखिए सीमेंटाइट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है कार्बन के रूप में। ऐसे ही मैलिएबल कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन। नॉड्यूलर में क्या होता है, आपके जो कास्ट आयरन होगा वो इस तरीके से स्पेरिकल शेप में आपको मिलेगा, नॉड्यूलर कास्ट आयरन। ये आप अपनी बुक में यदि टाइप देखेंगे तो आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। फिर आ गया यहाँ पर देखिए स्टील। क्या आ गया, स्टील। मैं आपको बता दूँ स्टील जो है वो आयरन प्लस कार्बन का एलॉय है। यदि आप आयरन में कार्बन को ऐड करते हैं तो आपका स्टील बन जाएगा। तो ये एक एलॉय है आयरन और कार्बन का, जिसकी में हम क्या करते हैं, अलग अलग इसके एलॉयज़ बना सकते हैं। स्टील में भी माइल्ड स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील हो गया, हाई कार्बन स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। ये आप पढ़ेंगे अपनी बुक में। स्टील मैंने आपको बता दिया आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। टाइप ऑफ स्टील आप बताएंगे, जैसे माइल्ड स्टील हो गया। दूसरा यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर मीडियम स्टील, मीडियम कार्बन स्टील हो गया। यदि 1.5% तक, 1.5 देखिए ये बहुत अधिक परसेंट है कार्बन की। इससे यदि बहुत कम है 0 पॉइंट, इसको यदि आपके पास 0.15 तक कार्बन है, बहुत कम परसेंटेज है कार्बन की, तब आपका माइल्ड स्टील रहता है इस तरीके से। हाई स्पीड स्टील देखिए मेन आता है फिल इन द ब्लैंक्स में। हाई स्पीड स्टील क्या है और अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, देखिए मेनली अलॉय क्यों आप बनाते हैं, अलॉय का क्या ज़रूरत है। तो देखिए स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, कोरोजन को रजिस्ट करने के लिए, ये जो हैं 3 मेन फैक्टर हैं। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है एलॉय, इसलिए आप क्या करते हैं, इनको एलॉयज़ बनाते हैं। अब देखिए एक आता है हाई स्पीड स्टील। क्या आएगा, हाई स्पीड स्टील। देखिए हाई स्पीड स्टील भी एक एलॉय है आयरन एंड कार्बन का, परंतु इसमें जो है टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम, जो ये 3 मेटल मैंने आपको बताया, टंगस्टन, क्रोमियम और वैनेडियम भी प्रेजेंट रहता है। देखिए मैं आपको इसका रेशियो बताता हूँ। 18% टंगस्टन आपका रहेगा, 18% आपका टंगस्टन यहाँ पर रहता है हाई स्पीड स्टील में। जो आपका 4% यहाँ पर क्रोमियम और 1% आपका वैनेडियम रहेगा। किसके साथ, यहाँ पर आपके स्टील में यदि 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम है तो आपका स्टील हाई स्पीड स्टील कहलाता है। ये हाई स्पीड स्टील देखिए आप कटिंग टूल बनाते हैं, क्योंकि बहुत वियर को रजिस्ट करता है, ये वियर रेजिस्टेंट होता है बहुत हाई स्पीड स्टील। 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम, इसके मिक्सचर से आपका हाई स्पीड स्टील जो है वो बनता है। देखिए इस प्रकार आपका ये हो गया
स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये मैंने आपको बता दिया। हाई स्पीड स्टील में आपका आता है कि टंगस्टन जो होता है वो टफनेस को आपकी कंट्रोल करता है। क्रोमियम देखिए हार्डनेस इंक्रीज करता है, और वेनेडियम कटिंग प्रॉपर्टीज़ बढ़ाता है। तो ये आपका हो गया क्या, हाई स्पीड स्टील। ऐसे ही स्टेनलेस स्टील होगा। स्टेनलेस स्टील में भी आप क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील में भी वेयर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, इसमें मशीनेबिलिटी अच्छी हो सकती है। और आप घरों में जो यूटेंसिल्स, जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं वो किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका स्टील हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, दूसरे चैप्टर से। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है देखिए। तो यदि आप मेटल को हीट करें और कोल्ड करें, यदि आप मेटल को गर्म करें और फिर यदि आप ठंडा या गर्म करने की जो प्रोसेस है मेटल को या एलॉय को, जिससे आप क्या करें उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज कर लें, तो उसे ही आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। इसमें आप हीट भी कर सकते हैं मेटल को और कोल्ड कर दें या कोल्ड करें अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जैसी आपको प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो अब आप उसे क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कहते हैं। देखिए हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्या है, देखिए हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, हीट ट्रीटमेंट से आपकी डक्टिलिटी बढ़ती है, देखिए टफनेस बढ़ती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है मेटल की, कोरोजन रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ता है मेटल का, मशीनेबिलिटी इंक्रीज होती है, यानी इसका जो मेटल है उसका स्ट्रक्चर जो होता है रिफाइन हो जाता है। ये होता है हीट ट्रीटमेंट। और इसके पर्पस क्या होते हैं, आप देखिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कितने प्रकार की होती हैं, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, क्विंचिंग, टेम्परिंग, ये सब क्या होती हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले एनीलिंग। एनीलिंग में आप क्या करते हैं, मेटल को हीट करते हैं ऑस्टेनाइट फेज तक। ऑस्टेनाइट फेज है, देखिए जब आप आयरन को 723 डिग्री के अबव, 723 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट करते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, वो फेज जो होती है आयरन की उसे ऑस्टेनाइट फेज कहते हैं। तो जब आप आयरन को ऑस्टेनाइट फेज तक हीट करेंगे और फिर आप कूलिंग कर देंगे फर्नेस में, कहाँ कूल करेंगे आप, फर्नेस में, तो आप उसे एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीलिंग कहेंगे। नॉर्मलाइजिंग भी इसी प्रकार से है, नॉर्मलाइजिंग भी सेम इसी प्रकार से होता है कि आप स्टील को ऑस्टेनाइट फेज तक हीट करें, 723 डिग्री के ऊपर हीट करें और उसको एयर में कूल करें। एनीलिंग में तो आप क्या कर रहे हैं, फर्नेस में कूलिंग कर रहे हैं, परंतु नॉर्मलाइजिंग में आप क्या करेंगे, एयर में कूलिंग करेंगे। तो वो आपका नॉर्मलाइजिंग हो गया। जो इससे यही आपकी जो ना होगा, इनमें डिफरेंस आपका आता है कि एनीलिंग फर्नेस में कूलिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग एयर कूलिंग होती है। देखिए फर्नेस में कूलिंग बहुत आराम से होती है और एयर में कूलिंग फास्ट होगी, ये आपको देखना है। नॉर्मलाइजिंग में एयर कूलिंग होगी तो वहाँ पर जो होगा आपका फाइन स्ट्रक्चर मिलेगा, और एनीलिंग में आपका जो स्ट्रक्चर होगा मेटल का वो कैसा होगा, कोर्स होगा थोड़ा, यानी ग्रेन साइज थोड़ा बड़ा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग आप समझ गए। हार्डनिंग देखिए, हार्डनिंग भी एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें आप स्टील को हार्ड करते हैं, क्या करेंगे, हार्ड, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस द्वारा। तो इसमें आप क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं आप स्टील का और उसको, इससे क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा। द मेन पर्पज ऑफ हार्डनिंग इज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील, यानी अगर आप स्टील को हार्ड बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, हार्डनिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको क्या होता है, स्टील को बहुत फास्ट जो होता है, देखिए यदि आप 723 डिग्री तक स्टील को ले गए और फिर यदि आप इसमें क्या कर दें, इसको सडनली क्विंचिंग कर दें, क्विंचिंग करते यदि उसमें आप क्या करते हैं, उसको सडन कूलिंग प्रोवाइड कराएं, तो आपका मटेरियल हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही क्विंचिंग है, ऐसे ही क्या है, क्विंचिंग। क्विंचिंग में क्या होता है, आप मेटल को पहले क्या करते हैं, हीट करते हैं, फिर इसको आप वाटर में डिप कर देते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, क्विंचिंग। इसे क्या कहेंगे आप, क्विंचिंग कहेंगे। हार्डनिंग है, हार्ड करना है आप मेटल को, उसको आप ठंडा कर देंगे, पर क्विंचिंग में आप उसको वाटर में डालकर ठंडा करेंगे मेटल को, तो उसे आप क्या कहेंगे, क्विंचिंग कहेंगे। टेम्परिंग भी एक प्रोसेस है। देखिए टेम्परिंग में क्या होता है, इसको मैं रेस करता हूँ, अब आपको बताता हूँ। टेम्परिंग में आप स्टील को हार्ड करते हैं, ये भी प्रोसेस है स्टील को हार्ड करने का। इसमें आप स्टील को 723 डिग्री तक नहीं ले जाते हीट करते हुए, इससे कम,
इस टेम्परेचर से कम आप हीट करते हैं और फिर आप इसको क्या कर दें, ठंडा करें एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पर, एक डिज़ायर्ड रेट से इसको आराम से आप ठंडा होने दें। इससे क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो टेम्पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्पर। ये भी हार्डनेस को इंक्रीज कराता है। अब यहाँ पर देखिए हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, यानी जब आप मेटल को हीट करते हैं तब आप कौन कौन सी फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो आप फर्नेस इस्तेमाल करते हैं देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप हर्थ फर्नेस इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हर्थ फर्नेस होती है वो आपके ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी या गैस से चलती है हर्थ फर्नेस। या आपके डायग्राम भी आप साथ साथ बनाएंगे एग्जामिनेशन में, अपनी बुक में देखिए क्या डायग्राम है हर्थ फर्नेस का। इसमें जो आप है हीट जो प्रोड्यूस की जा सकती है गैसेस से, ऑयल से, इलेक्ट्रिसिटी से, 3 चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हर्थ फर्नेस में। ऐसे ही आपकी दूसरी होती है बाथ फर्नेसेस। बाथ फर्नेस, इसमें देखिए इस फर्नेस को मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें आपका मेटल को एक पॉट में पिघलाया जाता है। इसमें बस एक पॉट होगा अलग से आपका लगा हुआ, उसमें आपका जो मेटल है वो पिघलाया जाता है। तो ये आपका हो गया हीट ट्रीटमेंट फर्नेस, आपकी यहाँ पर हो गई। इस चैप्टर से यही आपसे इम्पॉर्टेंट पूछा जाएगा, यही आप अच्छे से पढ़ें तो आप इस चैप्टर में से भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए इस चैप्टर में अब आगे आपके पास नया चैप्टर आता है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको आयरन कार्बन डायग्राम समझना है। माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है आयरन कार्बन डायग्राम के, जैसे आपका हो गया फेराइट, सीमेंटाइट, परलाइट, मार्टेंसाइट, ऑस्टेनाइट, ये 5 जो हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनाइट हो गया, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी हैं। तो आयरन कार्बन डायग्राम हम समझेंगे, इसके माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट और कूलिंग कर्व फॉर प्योर मोल्टन आयरन, यानी जब आप मोल्टन आयरन को कूल होने देते हैं तो आपका क्या कूलिंग कर्व बनता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आयरन कार्बन डायग्राम के लिए देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए आयरन कार्बन डायग्राम है। इसमें आप देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस है इसमें आपका क्या है, इस तरफ आपकी क्या होगी, कार्बन की परसेंटेज है। देखिए कार्बन परसेंटेज इस तरफ है, और आपकी वाई एक्सिस की तरफ आपका क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, वाई एक्सिस की तरफ टेम्परेचर है। इसमें आपको ये पता चलता है देखिए कि सबसे पहले जो प्योर आयरन होगा, देखिए जब यहाँ पर आयरन, जब यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज 0 होगी, जब आपके यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज 0 है तब आयरन आपका प्योर होगा, उसमें बिल्कुल भी एलॉइंग नहीं हुई है, उसमें आपका कार्बन नहीं ऐड हुआ है। जैसे आप थोड़ा भी वहाँ पर कार्बन को ऐड करते हैं तो आपका फेराइट यहाँ पर बन जाता है। सबसे पहले क्या बनता है, फेराइट। फेराइट यानी प्योर आयरन है। जब आप उसमें थोड़ा भी कार्बन ऐड करें तो आपका बन जाता है सीमेंटाइट। क्या बन जाएगा, सीमेंटाइट आपका बन जाएगा। क्या बनेगा, सीमेंटाइट। मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पर इन्होंने, इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर देखिए ये 723 डिग्री है और 723 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया, यदि आप इस टेम्परेचर से अबव स्टील को हीट करेंगे तो आपका ऑस्टेनाइट फेज बनता है। क्या बनता है, ऑस्टेनाइट फेज बनता है। क्या बनेगा, ऑस्टेनाइट फेज बनेगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो सबसे प्योर होगा वो आयरन यहाँ पर होगा कहीं प्योर, फिर आपने इसमें थोड़ा कार्बन मिलाया तो आपका बन गया सीमेंटाइट। सीमेंटाइट और फेराइट का जो मिक्सचर होता है उसे आप परलाइट बोलते हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे आप टेम्परेचर देखिए इंक्रीज करेंगे तो ऊपर ऑस्टेनाइट फेज बनती जाएगी, और जैसे जैसे आप कार्बन की परसेंटेज देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन की परसेंटेज 2% से ज़्यादा हो गई तो आप उसे कास्ट आयरन कहते हैं। यदि 2% से नीचे है तब वो आयरन और कार्बन जो है वो स्टील फॉर्म करते हैं, और यदि 2% से अबव आपका चला गया तो आप उसे क्या कहेंगे, कास्ट आयरन कहेंगे यहाँ पर। तो यही मेन आपका डायग्राम है, इसमें आपको यही लिखना है एग्जामिनेशन में कि जो एक्स एक्सिस है वो डिनोट करती है कार्बन परसेंटेज को, एंड जो वाई एक्सिस है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, या टेम्परेचर आप वहाँ पर नोट करेंगे। इस प्रकार से आप आयरन कार्बन डायग्राम बनाएंगे। आप दिखाएंगे कि जब टेम्परेचर यहाँ पर 723 डिग्री के नीचे तो फेराइट, परलाइट यही फॉर्म हो रहा है, परंतु जैसे ही आपका टेम्परेचर 723 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होता है तो आपका क्या फॉर्म हो जाता है, ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट आपका यहाँ पर फॉर्म होता है। अब यहाँ पर देखिए कूलिंग कर्व है आपके आयरन के लिए। सबसे पहले देखिए 1540 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयरन जो होता है मोल्टन फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अब आपने उसको थोड़ा क्या किया, कैसा कर्व है ये आपका
कूलिंग कर्व है। तो देखिए जब आपने इसको थोड़ा कम किया, जब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक आया, तब ये आयरन जो है ये डेल्टा आयरन बन गया। क्या बना? डेल्टा आयरन। यानी अब ये क्या हुआ, पहले कैसा है, ज़्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट है, फिर ये थोड़ा जमने लगा, तो 1400 डिग्री पे हो गया डेल्टा आयरन। इसमें इसका स्ट्रक्चर होगा BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर। फिर 1400 से लेकर 910 तक जो स्ट्रक्चर रहेगा आयरन का, उसको आप गामा आयरन कहेंगे। क्या कहेंगे? गामा आयरन। इसमें स्ट्रक्चर आपका FCC होगा, यानी फेस सेंटर क्यूबिक, यानी हर फेस पर आपका एक एटम होगा, FCC होगा, और इसका नेचर नॉन मैग्नेटिक होगा। कैसा? नॉन मैग्नेटिक। फिर आप 910 से नीचे आएंगे, टेम्परेचर आपको यही लिखना है कि 39 डिग्री सेल्सियस पर आपका आयरन मोल्टन स्टेट में होगा। जैसे ही आप उसको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आते हैं, यानी टेम्परेचर कम होता है, फिर वो डेल्टा आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और BCC स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर आप उसमें यदि 1400 से लेकर यदि आप और नीचे आएँ, 1400 से और यदि आप नीचे आते हैं तो वो नॉन मैग्नेटिक हो जाता है और उसे गामा आयरन बोलते हैं। फिर 910 से नीचे अल्फ़ा आयरन, और उससे नीचे 768 डिग्री के नीचे, तो इसमें आपका अल्फ़ा आयरन आप उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फ़ा आयरन। BCC ही आपका स्ट्रक्चर रहेगा, पर यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी आयरन में। यदि आप 768 डिग्री के अबव ले जाएं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए, इसी को जिस टेम्परेचर पर आयरन की मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है एंड हो जाती है, उसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। क्या कहेंगे? क्यूरी टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड हो जाती हैं। ये 768 डिग्री टेम्परेचर पर आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है सब। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको डायग्राम बनाकर हर फेज़ को समझा देना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर में क्या हो रहा है। सबसे पहले आप बताएंगे 1539 पे आयरन मोल्ट हो जाता है। उससे नीचे यदि आप 1400 तक आएंगे, डेल्टा आयरन फॉर्म होगा, BCC स्ट्रक्चर रहेगा। फिर 1400 से 910 तक FCC, फिर FCC से नीचे आपका होगा अल्फ़ा आयरन। अल्फ़ा आयरन से नीचे आपका आएगा फिर अल्फ़ा आयरन, पर उसमें डिफरेंस मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक का है बस। अब आता है यहाँ पे TTT डायग्राम, जो चैप्टर 4 में है। TTT डायग्राम का अर्थ है टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, इन शब्द से मिलकर बनाए। देखिए शब्द देखिए मेरे, टाइम टेम्परेचर और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। इसमें आप देखिए आपके वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पर आपके टाइम है। क्या है? टाइम है यहाँ पर। और इस यहाँ पर एक और यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल एक और वाई एक्सिस है, इसमें हार्डनेस है। क्या है? आपकी हार्डनेस है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दो यहाँ पर कर्व दिख रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए ये दो कर्व आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये दो जो कर्व हैं, यही आपके क्या है TTT डायग्राम में आप बनाएंगे। ये कर्व 1 है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। किसी भी मेटल को जब आप हीट करते हैं तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होते होते ये कर्व इस पॉइंट तक चला गया। इसमें आपको अलग अलग फेज रखनी है। देखिए कि जब आपका यहाँ पर देखिए वो कहते हैं जब 723 डिग्री के अबव यहाँ पर टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है वहाँ पर, ये देखिए 700 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आपका होगा ऑस्टेनाइट। क्या होगा? ऑस्टेनाइट। 723 से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपका परलाइट होगा। क्या होगा? परलाइट। देखिए पहले कोर्स परलाइट, फिर जब आप 500 के थोड़ा ऊपर आएंगे फाइन परलाइट, फिर 500 और देखिए 300 के बीच में आपका क्या है? अपर बेनाइट और लोअर बेनाइट, यह आपका आएगा यहाँ पर। और फिर यदि इससे भी आप नीचे आ जाए 300 के नीचे, यानी और यदि आप 723 को और जल्दी कूल करते हैं टेम्परेचर, तो यहाँ पे आपका मार्टिनसाइट बनता है। क्या बनता है? मार्टिनसाइट बनता है। तो यही टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व है। इसमें आपको जो तीन चीज़ें हैं, परलाइट कैसे फॉर्म हो रहा है, किस टेम्परेचर पर, बेनाइट किस टेम्परेचर पर फॉर्म हो रहा है, और मार्टिनसाइट किस टेम्परेचर पर फॉर्म होना है, ये आपको बताना है बस। फिर है यहाँ पर नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल जो चैप्टर है और इसके एलॉयज, तो नॉन फेरस यानी जिनमें लोहा नहीं है उन्हें आप नॉन फेरस कहेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम के जो एलॉयज होते हैं वो होते हैं ड्यूरेल्यूमिन, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको लिखनी है साथ साथ। गामा एलॉयज, हिंडेलियम, इनको आपको पढ़ लेना है, ये भी आपके पास आ सकते हैं। फिर आता है कॉपर और कॉपर के एलॉयज।
कॉपर, और देखिए कॉपर के अलॉयज़ आपसे अधिकतर पूछे जाएंगे क्योंकि कॉपर का आप इलेक्ट्रिसिटी में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होता है वो सबसे अधिक कॉपर होता है, सिल्वर और कॉपर। तो कॉपर और जिंक यदि मिल जाएं तो आपका क्या बनता है, ब्रास। क्या बनता है, ब्रास। और कॉपर और टिन यदि मिलें तो आपका बनता है ब्रॉन्ज। क्या बनेगा, ब्रॉन्ज। तो ये आपके अलॉयज़ होते हैं कॉपर के दो मेन, ब्रास और ब्रॉन्ज। इनकी प्रॉपर्टीज़, और कॉपर क्या है, कॉपर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, कॉपर डक्टाइल है या अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। निकल और उसके अलॉयज़, निकल के भी आप अलॉयज़ पढ़ेंगे, निकल की स्ट्रेंथ देखिए अच्छी होती है। निकल और कॉपर के अलॉयज़ को आप मोनेल कहते हैं। देखिए निकल प्लस कॉपर के जो अलॉयज़ होते हैं उनको आप मोनेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनेल। इस तरीके से इनके अलॉय होंगे। पहला मैंने आपको बता दिया मोनेल। फिर इसमें निकल और क्रोमियम के अलॉय होते हैं, उसे निक्रोम आप कहते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टेनन हो गया, निकल और कॉपर के अलॉय को कॉन्स्टेनन भी आप बोलते हैं। इस प्रकार से लीड और टिन के अलॉयज़ भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लीड और टिन के अलॉयज़ भी आप पढ़ेंगे बुक में। तो सोल्डर हो गया आपका, क्या हो गया, सोल्डर। लेड का अलॉय होते हैं, देखिए सोल्डर्स होते हैं, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर्स। टिन के अलॉयज़ भी आपके पास होंगे, टिन अलॉयज़। ऐसे ही बियरिंग मेटल, बेबिट मेटल जो होता है वो आपका वाइट मेटल या बेबिट मेटल, ये बियरिंग मेटल होते हैं। इनके आप क्या करते हैं, बियरिंग मेटल बनाते हैं इनके, इसे आप वाइट मेटल भी कहते हैं। इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ याद करनी है और वो लिखनी है बस। फिर जो लास्ट चैप्टर है इसमें आपका अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, जैसे प्लास्टिक क्या है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। इसमें देखिए डिफरेंस आता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में। किसमें, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या डिफरेंस है, ये मेनली आपका पूछता है। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक में आप क्या करते हैं, प्लास्टिक को सॉफ्ट कर सकते हैं बार बार उन्हें हीट करके। क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं बार बार प्लास्टिक को हीट करके, उसको बार बार अलग अलग शेप में आप दे सकते हैं। परंतु थर्मोसेटिंग में आप क्या करते हैं, एक बार आपने प्लास्टिक को हीट कर दिया तो एक शेप दे दी, तो उसके बाद वो शेप चेंज नहीं करेगा, उसे आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहेंगे। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल तो जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका हो गया है यहाँ पर आप देखिए फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड। इस तरीके से इसका प्लास्टिक है जो क्या होता है, एक बार ही सेट हो जाता है, बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से कंपोजिट मटेरियल, यानी जो दो प्लास्टिक मटेरियल से बना उसे कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी जो हीट को इंसुलेट करते हैं, जैसे एस्बेस्टस हो गया आपका इंजन में हीट को वो करता है, मतलब इंसुलेट। थर्माकोल हो गया, ग्लास वूल हो गया, कॉर्क हो गया, ये सब हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको पढ़नी पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग क्या क्या मटेरियल है, चाइना क्ले, रबड़, माइका, ये सब आपके क्या हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल हैं। रिफ्रैक्टरी मटेरियल में आपका डोलोमाइट और सेरेमिक्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आप पढ़ें। पेंट क्या है, पेंट क्या यूज़ क्या होता है, देखिए ये भी आपको पढ़ना है। ये अदर मटेरियल्स में आ गए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप मोस्टली जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है इस वीडियो से। क्या क्या आप पढ़ें और अच्छे से अपनी बुक से इसको और अच्छे से इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो यही सिलेबस भी है यूबीटीआर की साइट पर। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।